हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय शिवाजी सर पर। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज वो दिन आ गया जो हम आप लोगों से जो कहे थे, प्रॉमिस किए थे कि हम लोग जो है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है लगभग धीरे धीरे हर विषय स्टार्ट करेंगे और सभी मुख्य रूप से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, क्योंकि इसी पर्पज से ही हमने अपने चैनल का नाम पीसीएम बाय शिवाजी सर रखा है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप लोगों को सब कुछ इस YouTube चैनल पर 3 विषय प्रमुख रूप से मिलेगी और आप लोगों का स्नेह प्यार बना रहा तो एक दिन इस YouTube चैनल के माध्यम से हर एक विषय प्रोवाइड की जाएगी और बहुत अच्छे से। तो हमने आप लोगों को बताया था कि क्लास 11th की मैथ के साथ साथ क्लास 12th की मैथ भी बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। तो आज वो दिन है जो हमने स्टार्ट ही किया है, लेकिन हमने एक चीज ये बोला था कि क्लास 11th का जो सेट थियरी चैप्टर होता है उसको कंप्लीट करने के बाद फिर क्लास 12th की मैथ को हम स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन जो है क्लास 12th की मैथ अगर 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो उसमें पहला ही चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, जो सेट थियरी से रिलेटेड होता है। तो जब क्लास 11th की सेट थियरी हम लगभग खत्म करने के कगार पे हैं, तो जैसे वो खत्म होगी तो हम जो है इस क्लास 12th का जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जब क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ा लेंगे तो फिर क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाएंगे चैप्टर, जो दूसरा चैप्टर है। इसके बाद फिर इसमें जब आएंगे हम लोग तो पेपर फर्स्ट में फिर दूसरा रिलेशन का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो उसको पढ़ा जाएगा क्योंकि रिलेटेड है। पहले बेसिक फिर एडवांस, पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे तो हम लोग को बहुत आसान लगेगा, तो ऐसे पढ़ा जाएगा। फिर जो है क्लास 12th का जो पेपर फर्स्ट है उसमें थर्ड लेसन का नाम है मैट्रिक्स है और फोर्थ लेसन का नाम जो है डिटर्मिनेंट, यहाँ पे जैसा कि हमने लिखा है जिसको सारणी कहते हैं। अब हम जो है आप लोगों को पहले डिटर्मिनेंट पढ़ा रहे हैं, इसके बाद मैट्रिक्स पढ़ाएं, क्योंकि देखिए जब डिटर्मिनेंट आप लोग पढ़ लेना तब मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले डिटर्मिनेंट हम खूब अच्छे से पढ़ाएंगे, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर इससे संबंधित जो एग्जाम्पल बन सकते उसको बना के समझाएंगे, फिर एक्सरसाइज को क्रमशः हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे, तब और अच्छे समझ में आएगा। और जो चीज हमने बताया क्लास 11 के सेट थियरी पढ़ने के बाद फिर रिलेशन फंक्शन ऐसे क्रमशः चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए अभी तक हमने इंट्रोडक्शन बताया, अब हम लोग सीधे अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि हम लेसन आज क्लास 12 के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत जो डिटर्मिनेंट चैप्टर इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह जो है बोर्ड ऑफ एग्जाम, मतलब जो एग्जाम आप लोग देंगे जिस भी बोर्ड से होंगे उसके लिए जो चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, एकदम ध्यान केंद्रित करके पढ़ना है, एक एक बात को सुनना है और कैसे कोई चीज हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको ध्यान देना है, ताकि एक्सरसाइज में जो है जब एक्सरसाइज हम लगवाए ना तो आप लोग क्या करना चाहिए कि उसको पहले अपने सॉल्व करना चाहिए। सॉल्व करने के बाद फिर हमारी एक्सरसाइज वीडियो को देखना चाहिए, तो आप लोग कहां पे गलती कर रहे हैं वो चीज उसको अच्छे से आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला चीज हम बात करें कि डिटर्मिनेंट क्या होती है। तो आप लोग हम बता दें जो डिटर्मिनेंट होता है किसी भी एक्सप्रेशन को या किसी भी वैल्यू को शार्ट तरीके से प्रदर्शित करने की एक विधि होती है, एक तरीका होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट मतलब शार्डिक जो होता है किसी भी व्यंजक को व्यक्त करने का, किसी भी वैल्यू किसी भी मान को व्यक्त करने का जो सबसे शार्टेस्ट तरीका होता है उसी को हम लोग डिटर्मिनेंट करते हैं। ठीक है, अब यह डिटर्मिनेंट जो है कई ऑर्डर की हो सकती है यहाँ पे, लेकिन हम लोग के सिलेबस में जो है जनरली फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑर्डर का पढ़ना है। अब सवाल उठा कि सर एक फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर क्या होता है, तो इसको हम समझा रहे हैं, बात को समझिए। सबसे पहले डिटर्मिनेंट को हम लोग करते क्या है, ऐसे 2 लाइन खींच लेते हैं और इसके अंदर जो क्या करते हैं एलिमेंट को, डिटर्मिनेंट के एलिमेंट को लिखा जाता है ना। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसमें हमने एक एलिमेंट ले लिया A11, A12, A21, A22, ये चीज हमने ले लिया, तो इस तरह डिटर्मिनेंट को प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पे आप लोग देखिए जो इस तरह लिखा गया है ना, जो इस तरह एलिमेंट लिखा गया है इसको हम लोग रो कहते हैं। रो मतलब क्या कहेंगे, पंक्ति कहेंगे ऐसे। तो इसमें रो को इंग्लिश में यहाँ R1 से दिखा देंगे, इसको हम किससे R2 से। इसका मतलब इसमें 2 रो है
और जो इस तरह है, अगर इस तरह हम लोग देखेंगे एलिमेंट को डिटर्मिनेंट के, तो इसको कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। ऐसे इसको हमने C1 और इसको क्या मान लिया? C2। मतलब इस पंक्ति में जो है आप लोग देख रहे हैं कि 2 रो है और 2 क्या है? कॉलम है। ठीक है, 2 कॉलम है। जो क्षैतिज होता है उसको पंक्ति कहते हैं और जो ऐसे ऊर्ध्वाधर होता है उसको क्या कहते हैं? कॉलम यानी स्तंभ कहा जाता है। और ये बात आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट में जितना पंक्ति होती है उतना ही क्या होता है? कॉलम होता है। कॉलम और पंक्ति की संख्या हमेशा जो है डिटर्मिनेंट में क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, जितना पंक्ति उतना कॉलम। तो इसको जो है ना यहां पे क्या लिख दिया जाता है? 2x2 लिख दिया जाता है। 2x2 का मतलब क्या होगा? यह इस चीज को संकेत कर रहा है कि जो भी यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखी गई है उसमें 2 पंक्ति है। ये पहला चीज जो है किसको बताएगा? पंक्ति को बताएगा। और ये दूसरा जो चीज है यह किसको बताएगा? स्तंभ को बताएगा, जिसको कॉलम कहते हैं ना। इसका ये संकेत हो रहा है कि इस डिटर्मिनेंट जो यहाँ लिखी गई है इसमें 2 पंक्ति है और ये लास्ट वाला जो बता रहा है इसमें कितने हैं? 2 कॉलम है। यही जो यहाँ पे लिखा गया है इसी को आर्डर कहा जाता है। यह डिटर्मिनेंट कितने आर्डर की है? तो 2x2 आर्डर की है, या सिंपल आप 2 आर्डर की बोल सकते हैं ना। 2 आर्डर क्यों ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि हमको ये बात पता है कि जो है इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। इसको हम 2x2 आर्डर बोले या केवल खाली 2 आर्डर की डिटर्मिनेंट बोल दें तो उसका भी मतलब वही होगा कि उसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। ऐसे ही आगे हम बोले कि एक डिटर्मिनेंट है जो 3 आर्डर की है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि उस डिटर्मिनेंट में 3 पंक्ति होगी और 3 क्या होंगे? स्तंभ होंगे। ठीक। और अगर हम बोल दें कि एक डिटर्मिनेंट है जो फर्स्ट आर्डर की है, तो इसका मतलब क्या होगा? उसमें केवल 1 पंक्ति और 1 क्या होगा? स्तंभ होगा। ठीक है, तो अब देखिए लिखेंगे तो 2x2, लेकिन बोलेंगे क्या कि यह जो डिटर्मिनेंट है 2 आर्डर की है। तो 2 आर्डर मतलब उसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ। और लिखेंगे अगर मान लीजिए अगला यहां पे हम डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं A13, A यहां पे ऐसे हम लिखते जा रहे हैं। जैसे पहले हम A11, A यहां पे 12, A13, A21, A22 और इसके बाद A23, ऐसे कुछ एलिमेंट हम ले रहे हैं। A31, A32, A33, ये चीज हमने मान लीजिए ले लिया। अब आप देखिए कितने ऑर्डर किए हैं इसमें, गिनिए पहले। 1 पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 पंक्ति, और 3 इसमें क्या हो गए? स्तंभ हो गए। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3x3 ऑर्डर की है। और इसको डायरेक्ट हम ऐसे भी बोल सकते हैं 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है ना, 3 ऑर्डर की। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें 3 स्तंभ और 3 पंक्ति है। क्लियर है सबको? यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जो है आपको ये चीज हमने बता दिया। अभी तक क्या हमने बताया कि जो डिटर्मिनेंट होती है वो किसी भी जो है व्यंजक या वैल्यू को शार्ट तरीके से व्यक्त करने की एक तरीका होता है, विधि होती है। ठीक है, इसके बाद जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हम ऐसे 2 लाइन खींचकर उसके बीच में उसके अवयव को लिखा जाता है। जैसे इसमें बताइए इस डिटर्मिनेंट में कितने अवयव हैं? 4 है। कैसे हैं? 4 है। इसमें टोटल कितने हो गए? गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ऐसे गिनेंगे कैसे? अब बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको हम तरीका बता रहे हैं। इसमें 4 है ना, तो पहले देखिए कितने ऑर्डर किए? 2x2 ऑर्डर किए। अब ऐसे ही मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है, इसमें n पंक्ति है। ऐसे पंक्तियों की संख्या कितना है? n है। अब जाहिर सी बात अगर n पंक्ति है तो उसमें स्तंभ की संख्या भी कितना होगी? n हो जाएगी। तो क्वेश्चन में कह दिया जाए कि बताइए इस डिटर्मिनेंट में कुल कितने एलिमेंट हैं, कुल कितने अवयव हैं। तो आप क्या करेंगे? पंक्ति की संख्या में किससे गुणा कर देंगे? स्तंभ की संख्या का आप गुणा कर देंगे तो उसमें कुल कितने अवयव हैं प्राप्त हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें कितनी पंक्ति है? n पंक्ति है। कितने यहाँ पे स्तंभ है? n स्तंभ है। इसका मतलब है कि इस डिटर्मिनेंट में टोटल कुल कितने अवयव होंगे? n²। जैसे इसमें कितने थे? 9 थे ना, तो कैसे पता चला? इसमें बताइए पंक्तियों की संख्या गिन लीजिए। 1 2 3 पंक्ति है तो 3 हो गया। कितने?
स्तंभ है, 3 स्तंभ है, तो 3 यहां गुणा कर दीजिए, 3 3 कितना हो गया 9। इसमें टोटल एलिमेंट कितने आ गए 9। ऐसे ही इसमें देखिए कितने 4 हैं, तो कैसे करेंगे, पंक्तियों की संख्या गुणे क्या कर दीजिए स्तंभ की संख्या। कितनी पंक्ति है 2, कितने स्तंभ है 2, 2 गुणे 2 बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अगर किसी डिटर्मिनेंट के कुल अवयवों की संख्या प्राप्त करना होगा तो बस उस डिटर्मिनेंट में पंक्तियों की संख्या गिन लीजिएगा और स्तंभ की संख्या गिन लीजिएगा, उसका गुणा कर देंगे तो उस डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट होते हैं आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों की बेसिक बातें अभी समझ में आई होगी। अब सवाल उठा कि सर इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अगर कोई 2x2 ऑर्डर किया है तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर कोई डिटर्मिनेंट 3x3 ऑर्डर किया है तो कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोगों को केवल 3x3 तक ही मिलेगा, 4x4 मिले या 5x5 मिले, कुछ भी मिलेगा, सेम तरीका है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो है कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से हम समझा रहे हैं कि कैसे हम लोग कोई डिटर्मिनेंट दिया होगा तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2x2 ऑर्डर की हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, इसको सॉल्व करके बता रहे हैं और इसके बाद 3x3 का देखा जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख रहे हैं डिटर्मिनेंट, यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ पे 3 है और मान लीजिए यहाँ पे 7 है। अब कह देगा कि इस डिटर्मिनेंट का मान बताइए क्या होगा। मान लीजिए इसका कुछ हम नाम रख दे रहे हैं, ए रख दे रहे हैं, तो अब इस तरह हो गया। अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जब इस तरह हम कर दिया तो यह जो ए है इसका हमको डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताना है, तो इसको सिंबल में इस तरह दिखा देंगे। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताना है तो इसको हम ऐसे खींच देंगे। इसका ये मतलब है कि ये जो डिटर्मिनेंट दी गई है इसका हमको मान बताना। तो मान कैसे निकालेंगे आप लोग तरीका ध्यान से देखिएगा कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले इसका आप लोग गुणा इसमें करेंगे, सबसे पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, 7 एकम क्या हो जाएगा 7, फिर माइनस लगाएंगे और इसका गुणा आप इसमें करेंगे। जो ऐसे बता रहे वैसे ही हमेशा करना है। पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, 7 एकम 7, फिर माइनस लगाएंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 गुना कितना हो जाएगा 6, और इसको घटाएंगे तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना आ गई 1 आ गई। ठीक है, हमेशा ये बात याद रहे सबको कि पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर माइनस करके इसका गुणा इसमें करेंगे। और आप कहेंगे सर पहले इसका गुणा इसमें ही क्यों किया गया, पहले इसका तो इसमें कर सकते हैं। तो जो मेथड जो तरीका बनाया गया है उसको हम आप बदल नहीं सकते है ना। तो इसका मतलब पहले इसका गुणा इसमें करिए, फिर माइनस करके इसका गुणा इसमें करिए, यही सबको करना है। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आप लोग देखिए। जैसे एक डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है या 6, कुछ भी मान लीजिए आपकी मर्जी। इसका मान निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यह कितने ऑर्डर की दिख रही है 2x2 की, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। तो इसको सॉल्व करना है, यहाँ ये चीज जरूर लिखेंगे। तो अब इसको सॉल्व करना है, मान लीजिए इसका कुछ नाम है बी, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू बताना है, तो इसको इस तरह हम लोग लिख देंगे। अब पहले क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6 पचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसको अब घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे -24। तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो कितना आ गई -24 आ गई। ठीक है, तो आप लोगों को जो है 2x2 ऑर्डर की अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया है और उसका वैल्यू निकालना है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। अब हम लोग जैसे कोई 3x3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट दिया हो तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखिए उसको हम बता रहे हैं ना। पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझे हम लोग, फिर प्रैक्टिस तो एक्सरसाइज में किया ही जाता है ना। तो देखिए अब जो है, अब यहाँ पे अभी ये बेसिक है, आगे ऐसा नहीं कि जो ये तरीका केवल बता रहे हैं इसी से हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। आगे जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी डिटर्मिनेंट 3x3 की बहुत हार्ड नंबर उसमें वैल्यू दिया हुआ है और उसको आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए कुछ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज होती है जिसको आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। अभी बेसिक है, बेसिक क्लास, और बेसिक के बाद इंट्रोडक्शन होने के बाद फिर बेसिक एक्सरसाइज शुरू होती है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। फिर इसके बाद आगे हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे जाएंगे तो इस पे महारत हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो अभी देखते जाइए धीरे धीरे जो है
अब ऐसे 3x3 की अगर कोई मान लीजिए डिटर्मिनेंट है तो कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे 0 है, यहाँ 5 है, 1 है, यहाँ पे भी 0 है, 2 है, 1 है। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये 3x3 की है कि नहीं है, आप देख लीजिए। इसमें 3 रो है और 3 क्या है, कॉलम है। 3x3 की यह डिटर्मिनेंट है। अब इसका वैल्यू बताना है, इसका कुछ नाम मान लीजिए रखा गया है, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ऐसे सिंबल बताता है कि उसका वैल्यू बताना है हमको। यह जो डिटर्मिनेंट ए दी गई है इसका वैल्यू बताना है, इस तरह सिंबल है। अब कैसे हम लोग करेंगे इस चीज को हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब यह जो है क्या है, पंक्ति है, इस तरह क्या है, स्तंभ है। तो इस तरह अगर हम लोग देखेंगे तो इसको R1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, R2 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, R3। ऐसे इधर क्या होगा, एक पहला स्तंभ है तो C1 दिखा दे रहे हैं, एक क्या है दूसरा स्तंभ है C2 दिखा दे रहे हैं, एक क्या है C3 है। तो इसका मतलब है ना कि इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले ध्यान से देखिएगा, फिर बाद ये आप लोग बाद में समझ में आ जाएगा। हम कह रहे हैं कि पंक्ति R1 के सापेक्ष हल करने पर, जो पंक्ति R1 है उसके सापेक्ष हम सॉल्व कर रहे हैं। आप देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आप R1 के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व करें तो आंसर आएगा, बाकी और किसी से करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, सबसे आ जाएगा। आप अगर हम R1 से करके जो आंसर लाएंगे, आप लोग अगर R2 से वही सॉल्व करके आंसर वही तब भी आएगा। अगर R3 के सापेक्ष अगर सॉल्व करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। आप C1 के सापेक्ष सॉल्व करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। C2 के सापेक्ष सॉल्व करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। C3 के सापेक्ष सॉल्व करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। इसका मतलब कि एक 3x3 ऑर्डर की कोई डिटर्मिनेंट है उसको हम लोग 6 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 3 तरीका हो जाएगा रो के सापेक्ष और 3 तरीका क्या हो जाएगा, कॉलम के सापेक्ष। तो किसी एक के सापेक्ष आप सॉल्व करेंगे ना, आपकी इच्छा, आप किससे सॉल्व कर रहे हो तो किसी एक के सापेक्ष आपको सॉल्व करोगे तो जो मेरा आंसर आएगा वही आपका भी आंसर आएगा। ठीक है, जैसे R1 सापेक्ष हम सॉल्व कर रहे हैं, पहले आप ध्यान से देखिए तो क्या आंसर आ रहा है और इसको कैसे हम करेंगे। अब देख रहे हैं आप लोग कि R1 जो पंक्ति है यही तो है। इस R1 पंक्ति में कौन कौन एलिमेंट है, 1 है, 2 है और क्या है, 3 है। अब ध्यान से देखिएगा, पहले क्या लिखेंगे आप लोग क्रमशः, यहां प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा। घबराइए मत। आप लोग भी सोचेंगे सर ये क्यों लिख रहे हैं, इसको भी हम लोग 1-2 एक्सरसाइज के बाद जानेंगे। जब आगे हम लोग पढ़ेंगे ना माइनर और कोफैक्टर ना, वहां समझ जाएंगे कि ये प्लस माइनस क्यों लगाया जा रहा है। अभी यहां सिर्फ आप बस इतना देखते जाइए कि सबको ऐसे ही करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे सबको करना पड़ेगा। अब क्यों किया जा रहा है इसका जवाब आपको जब हम कहें ना कोफैक्टर और माइनर पढ़ा जाएगा तो वहां पे आपको अच्छे से मिल जाएगा जवाब। अभी ध्यान से देखते जाइए। तो आप देख रहे हैं R1 पंक्ति का पहला यहाँ पे एलिमेंट क्या 1, तो पहले यहाँ 1 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे ध्यान से सुनिएगा। अब इस 1 जो एलिमेंट है इसके सामने की स्तंभ और पंक्ति को बंद करेंगे तो जो कुछ दिखाई दे रहा है, अब क्या दिखाई दे रहा है आप लोग देख रहे होंगे, 5 1 2 1, इसको यहां लिख लीजिएगा, 5 1 2 1 लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे प्लस हो गया ना, फिर क्या लगा है माइनस, यहां माइनस लगा लेंगे। अब आगे बढ़िए, R1 पंक्ति का दूसरा एलिमेंट क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, उसके सामने के स्तंभ और उसके सामने की पंक्ति को बंद करेंगे। तो आप बताइए कौन कौन दिखाई दे रहा है, 0 0 1 1 दिखाई दे रहा है, तो इसको लिख लीजिए 0 0 1 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद R1 पंक्ति का अगला एलिमेंट क्या है 3 है, तो ये माइनस हो गया, फिर क्या लेंगे प्लस, क्रमशः प्लस माइनस ऐसे शुरू होगा, फिर प्लस हो गया। और R1 पंक्ति का अगला एलिमेंट क्या है 3 है, और अब क्या करेंगे, इसके सामने के स्तंभ और पंक्ति को बंद करेंगे। बताइए क्या लिखा है 0 0 5 2, तो यहां लिख देंगे 0 0 5 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए। अब सॉल्व करने का तरीका हमने बताया था कैसे करेंगे। यह 2x2 हो गया, तो अब देखिए एक है बाहर, रहने दीजिए, पहले इसका गुणा इधर करेंगे, 5 1 कम 5 होगा, फिर माइनस,
इसका गुणा इधर करेंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा, हो गया। इसके बाद फिर क्या है -2, ऐसे ही रहने देंगे। अब फिर वही इसका गुणा पहले इसमें 1 का 0 में गुणा होगा 0 हो जाएगा, माइनस करके फिर इसका गुणा इसमें 0 का 1 में गुणा होगा 0 हो जाएगा, और इसके बाद क्या है फिर +3। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका गुणा पहले इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे 0 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। आप बताइए 5 में से 2 जाएगा 3, और 3 एक कम क्या हो जाएगा 3, माइनस 0 में से 0 हो जाएगा, 0 का किसी भी नंबर के साथ गुणा होता है 0 हो जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 में से 0 जाएगा और 0 बचेगा, और 0 का किसी भी नंबर के साथ गुणा होगा 0, यानी इसका फाइनली आंसर क्या आ गया आपका 3 आ गया। कितना आ गया 3 आ गया। तो आप लोग बताइए पहले ये जो तरीका है आप लोगों को समझ में आया कि नहीं है, आया? तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब आप कहेंगे सर जी एक और किसी के सापेक्ष दिखा दीजिए, क्या सेम आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो चलिए एक और हम लोग देख ले रहे हैं। ऐसे मान लीजिए हम C1 के सापेक्ष सॉल्व कर रहे हैं। किसके सापेक्ष? C1 के सापेक्ष सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्या यही आंसर आ रहा है, 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब हम इसी क्वेश्चन को C1 के सापेक्ष सॉल्व कर रहे हैं। यहां पे देखिए C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग ध्यान से देखिए पहले C1 के सापेक्ष सॉल्व करेंगे तो C1 यही है ना, तो C1 जो है 1 है, 2 0 है, 0 है, इसके 3 एलिमेंट हैं। तो चलिए यही तरीका लगाइए। तो यहां पे पहला C1 का पहला एलिमेंट क्या है 1 है। अब क्या करेंगे वही काम, इसके सामने के स्तंभ और पंक्ति को बंद करेंगे, जो दिखाई दे रहा है उसको पहले लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 5 1 2 1 हो गया। अब आगे नीचे आइए, अब पहले प्लस हो गया, फिर क्या लगाएंगे माइनस। C1 का दूसरा एलिमेंट क्या है 0 0 लिख लीजिए। इसके बाद फिर वही काम, इसके सामने की पंक्ति और स्तंभ को बंद करिए, तो बंद करने के बाद 2 3 2 1 दिखाई दे रहा है, इसको लिख लीजिए 2 3 2 1 बंद हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला एलिमेंट इसका क्या है 0 है, तो प्लस हो गया माइनस हो गया, फिर क्या लेंगे प्लस और 0, और फिर ऐसे इसको करेंगे। अब इसके सामने की पंक्ति और स्तंभ को बंद करेंगे, आप बताइए क्या बचेगा 2 3 5 1 बचेगा ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 3 5 1 बचेगा। अब देखिए सॉल्व करिए, अब 1 हो गया, और इसके बाद इसका गुणा पहले इसमें करेंगे, 5 एक कम 5 होगा, फिर माइनस इसका गुणा इसमें 2 एक कम 2 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे -0, अब इसका गुणा इधर करेंगे 2 एक कम 2, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर प्लस 0 है, अब इसका गुणा इधर करेंगे 2 एक कम 2, माइनस इसका गुणा इधर होगा 5 3 15। अब आप लोग बताइए यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि 0 का इसके साथ गुणा होगा 0, यहां भी 0 हो गया, और 5 में से 2 जाएगा 3, और 3 एक कम 3, यानी अब भी देखिए आप जो है आपका फाइनली आंसर कितना आया 3 ही आया। तो आप लोगों को हमने बताया जरूरी नहीं है कि आप किसके सापेक्ष में कर रहे हो, आप चाहे R1 के सापेक्ष करो, चाहे R2 के सापेक्ष करो, चाहे R3 के, चाहे C1 के, चाहे C2 के, चाहे C3 के, किसी एक के सापेक्ष सॉल्व करोगे तो जो मेरा आंसर वही आपका आंसर। हाँ, ऐसा मत करिएगा कि मुझे पता है कि 2 गुणे 2 बराबर 4 होता है, और आपको कहीं न पता हो 2 गुणे 2 बराबर 22 होता है, और फिर वही लगाओ और कहो कि सर जी आप तो गलत बता दिए, मेरा आंसर अलग आ रहा है आपका अलग आ रहा है। तो ये सब सही तरीका है, तरीका सही लगाइए, जोड़ घटाना सही से आना चाहिए, गुणा भाग सही से आना चाहिए, तब जो है जो मैं बता रहा हूं एकदम बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हाँ, अब और एक तरीका सोच लीजिए, देखिएगा अगर किस पंक्ति में या किस स्तंभ में 0 ज्यादा दिख रहा है। अगर नहीं दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें छोटा नंबर होगा उसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करिएगा, जल्दी से कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी। और जिसमें अगर 0 ज्यादा दिख रहा है ना, उसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करिए तो क्वेश्चन जल्दी से लगेगा। क्यों, देखिए जैसे हम रहते तो हम R1 के रिस्पेक्ट, R2 के रिस्पेक्ट में, R3 के रिस्पेक्ट में, C2 के रिस्पेक्ट में, C3 के रिस्पेक्ट में नहीं सॉल्व करते, हम डायरेक्ट के कहां शुरू करते C1 के रिस्पेक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि हम C1 में देख रहे हैं 2 एलिमेंट क्या है 0 है,
और जीरो है, आप देख रहे हैं कि जल्दी से क्या होगा, जीरो का किसी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो हो जाता है, तो हम इधर की बात न करते, डायरेक्ट हटाओ, एक ही एलिमेंट बचता, इसी को इसके सामने के स्तंभ और रो को हटाते और जो बच जाता गुणा कर देते, आंसर आते ना। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, पहले देख लीजिएगा कि उसमें जो है कहीं जीरो ज्यादा नहीं दिख रहा है, और जीरो दिख रहा है तो किस पंक्ति में या किस स्तंभ में दिख रहा है उसी के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर बहुत जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, और घबराइए मत, अभी आगे और हम लोग कहे ना प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो और अच्छे से जल्दी जल्दी सॉल्व होगा, तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। ठीक है, तो इस जो है यहां पे अभी केवल हम डिटर्मिनेंट की बेसिक बात की, और इसी बेसिक बात पे हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को यह इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आई होगी। अब जो है हम लोग जो है अगली वीडियो में इस इंट्रोडक्शन वीडियो पे आधारित जो एक्सरसाइज 4.1 है उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, और एकदम इत्मीनान होकर, एकदम रिलैक्स होकर आप लोग उसको देखिएगा, सबको समझ में आए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।